नमस्कार, मैं हरदीप कौर, हिंदी अध्यापिका। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में रहते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती है और उस बातचीत को करने के लिए, अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं भाषा। उस भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, अपनी बातचीत को, अपनी जो वो कहना चाहता है वो सामने तक वाले तक पहुंचा पाता है और सामने वाला उसे समझने में समर्थ होता है। तो उसके लिए मनुष्य क्या करता है? भाषा के लिए वो अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करता है। मुंह से वो अलग अलग ध्वनियाँ निकालता है। उन्हीं ध्वनियों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द। जिन ध्वनियों का वो प्रयोग करता है अपनी बात को कहने के लिए, मुंह से निकालता है, उन्हीं को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसा कि लिखा गया है, शब्द क्या है? ध्वनियों का सार्थक समूह। मतलब सार्थक होता है सही ढंग से जुड़े हुए शब्दों को, या हम क्या कहते हैं? ध्वनियाँ कहते हैं। अगर हमने ध्वनियों को सही ढंग से जोड़ा हो, जैसे मान लो हमने कहा कमल, हमने 3 ध्वनियाँ जोड़ दी, क, म और ल। इसको सही ढंग से हमने जोड़ा तो इसका एक अर्थ निकला। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके जोड़ देते, ल, म, क, तो इनका कोई अर्थ जो था ये नहीं निकलता, तो वो शब्द नहीं बनते। तो शब्द तब बनता है जब ध्वनियाँ जुड़ती हैं, वो ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ हो। उसके बाद आज मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। बातचीत करने के लिए मैं अपनी बात को आपके सामने रख रही हूँ और उस रखने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया है? मैं कुछ शब्दों को जोड़कर क्या बना रही हूँ? वाक्य बना रही हूँ। कुछ शब्दों को मैंने जोड़ा है और उस जोड़कर मैं आपको अपनी बात कह रही हूँ जिससे आप मेरी बात को सही ढंग से समझ पाएँ। अगर मैं उस शब्दों को अलग, ऊपर नीचे, इधर उधर करके बोलती तो आप मेरी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाते। मान लो मैंने कहा है कि आप मेरी बात समझ गए, तो आपको मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरा जो भाव है कहने का, वो आप तक स्पष्ट रूप से पहुँच गया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहती, आप क्या मेरी बात, शब्दों को आगे पीछे करके जोड़ा जाता तो आप मेरी बात को सही ढंग से नहीं समझ पाते। तो वाक्य इसी को कहते हैं। यही जो मैंने अपने शब्दों को जोड़कर, सही ढंग से जोड़कर आप तक अपनी बात पहुंचाई, जिससे आप उस बात को समझ गए, उसे कहते हैं वाक्य। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब आप मेरी बात यहाँ पूरा जो कहना चाह रही हैं वाक्य में, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहती कि खेल, इसको आगे ले जाती, खेल, बच्चे, मैदान, शब्दों को आगे पीछे कर देती, खेल, बच्चे मैदान में रहे हैं, तो आप उस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। समझ जाते लेकिन उतना क्लियर नहीं होता जितनी बात सही क्रम में जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तब जो बात कही जाती है, जो बात सामने वाले की समझ में आती है। तो आज हमारा यही विषय है। विषय क्या है? वाक्य विचार, कि वाक्य क्या है और उसकी रचना कैसे होती है। तो वाक्य क्या है, उसकी परिभाषा अब हम करते हैं कि परिभाषा क्या बनेगी। ये तो आपको समझ आ गया कि वाक्य जो बातें हम शब्दों को जोड़कर बात कहते हैं जिससे सामने वाले को बात समझ आ जाती है। अब है परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या है? पदों की व्यवस्थित रूप। पद क्या होते हैं? जब हमने कोई शब्द है, जैसे ये बच्चा है, ये जब हमने अलग लिखा वर्ड को, शब्द को, तो ये क्या बन गया? शब्द। लेकिन जब इसी का प्रयोग हमने वाक्य में कर दिया तो ये क्या बन गया? पद। ठीक है। तो पदों को व्यवस्थित रूप, जब पदों को सही, व्यवस्थित मतलब सही क्रम में, जब हम पदों के व्यवस्थित रूप उसको सही क्रम में उनको लगाते हैं, ऐसे पारस्परिक मेल हो, उनका आपस में, पारस्परिक होता आपस में उनका मेल हो, एक दूसरे के साथ वो शब्द जुड़ते होने चाहिए,
जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, हम जो कहना चाहते हैं वो बात स्पष्ट हो रही हो। तो जिसमें और क्या होना चाहिए, एक तो जो शब्द हैं वो सही क्रम में लगे होने चाहिए, आपस में मिले जुले होने चाहिए, आपस में वो एक दूसरे से मिलते हों और सही अर्थ देते हों जो बात हम कहना चाह रहे हों। और उसके बाद उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो। मतलब वाक्य तभी बनता है जब उसमें कर्ता हो, कर्म हो या क्रिया हो। कर्ता और क्रिया ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, मोहन पढ़ रहा है। कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वाक्य में। क्रिया जो वो काम जिसे पता लगता है इस शब्दों से कि काम हो रहा है। कर्म होता है कि जिससे हमें पता लगे कि ये काम उसने किया। जैसे यहाँ मोहन क्या है, मोहन क्या है, कर्ता। मोहन क्या है, कर्ता, इसके बारे में बात हो रही है, वाक्य में कर्ता है। दूसरा हमने कहा था कर्म, वो क्या कर रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म भी है इसमें क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, वो है। कर क्या रहा है, कौन से शब्द हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है, वो है रहा है। तो ये क्या है, क्रिया। तो जिन शब्दों से वाक्य तभी हमारा संपूर्ण होगा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होगी। तो वहाँ पर हमारा वाक्य जो है वो तभी उसकी रचना होती है जब यहाँ पर वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया हो, सही ढंग से वाक्य के शब्द जो हैं वो जुड़े हों, अर्थ का बोध देने वाले हों। वाक्य की विशेषताएं। अब हमने वाक्य सीख लिया कि वाक्य क्या होते हैं, उसकी रचना कैसे होती है। अब किस आधार पर हम उनको वाक्य कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं उसमें होती हैं। सबसे पहला, वाक्य विचार को व्यक्त करता है। मतलब सबसे पहली विशेषता क्या होती है वाक्य की, कि वाक्य जो है हमारे विचार जो होते हैं उसको व्यक्त करता है, उसको प्रस्तुत करता है। दूसरा, वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। व्याकरणिक नियम मतलब जो ग्रामर के जो व्याकरण के नियम होते हैं उस नियम से वो वाक्य में शब्द जो होते हैं वो बंधे होते हैं। पद, सभी पद, जैसे मैंने आपको कहा कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो वाक्य की जब रचना होती है तो उसमें जितने भी वो पदों की लिखे जाते हैं वो व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधे होते हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि हम उसको चेंज कर दे, कर्ता बाद में ले आए, कर्म पहले ले आए, क्रिया पहले ले आए बाद में, ऐसे नहीं। जैसे वाक्य में जैसे भी वाक्य की विशेषताएं हमने अभी तक पढ़ लिया कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं वाक्य की रचना करने की। पहला है वाक्य विचार को व्यक्त करते हैं। मतलब वाक्य जो है हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसके द्वारा हम अपने भाव दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। दूसरा, वाक्य के सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। वाक्य में जितने भी पद हैं वो व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखे जाते हैं। अगर आप चाहो कि हम कर्ता बाद में ले जाएं, कर्म पहले ले आएं, क्रिया पहले ले जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। जो वाक्य में व्याकरण के नियम है उस नियम के अनुसार ही वाक्य की रचना होती है। वो सभी पद उसके अनुसार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट है, वाक्य की रचना शब्दों के योग्य से होती है। जब शब्द जुड़ते हैं, योग मतलब जोड़, जब शब्द जुड़ते हैं तो पदों की रचना होती है और पद से वाक्य बनते हैं। तो उसने कहा कि जब शब्द जुड़ते हैं तभी हम क्या करते हैं आपस में, जब शब्दों को जोड़ा जाता है, सार्थक शब्दों को, मीनिंगफुल शब्दों को, तब क्या बनता है, वाक्य बनता है। उसके बाद वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। एक निश्चित क्रम में शब्द लिखे जाते हैं। मैंने जैसे आपको अभी उदाहरण दी कि आप अगर चाहो कि क्रिया को पहले लिख दो, कर्ता को बाद में लिख दो, ऐसे नहीं हो सकता। वाक्य में क्योंकि व्याकरण के नियम से बंधे हुए हैं तो इसलिए वो एक निश्चित क्रम में ही शब्दों का निर्माण हो सकता है, शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं वाक्य की रचना के लिए। जैसे उदाहरण है, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। अब यहाँ पर क्या पहला पॉइंट, इसमें हम अपने भाव जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कि हमने अपने मन के विचार बताए कि ये बहुत पुरानी संस्कृति है। दूसरा, सारे पद जो हैं वो व्याकरण के नियम के अनुसार बंधे हुए हैं। सब्जेक्ट,
कर्ता क्रिया सब उस हिसाब से उस कर्म में बंधे हुए हैं। और शब्दों का योग है, सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये शब्द आपस में जुड़े तभी हम अपने भाव को व्यक्त कर सके, तभी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके और तभी ही सही जो वाक्य है उसकी रचना हो पाई है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा होता है, अर्थात जो कर्ता होता है, वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा हो। विधेय वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया हो उसे हम कहते हैं विधेय। मतलब जो कर्ता है उसके बारे में जो कुछ वाक्य में कहा गया वो क्या हो गया? विधेय। जैसे उदाहरण है आपके पास, सुभाष गेंद खेल रहा है। सुभाष क्या है? कर्ता। इसके बारे में बात की जा रही है, सुभाष के बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट कर्ता है, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो गेंद से खेलता है। इसके बारे में जो कुछ कहा गया वो क्या हो गया? विधेय। ठीक है, कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उसके बारे में जो वाक्य में कहा जा रहा तो उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये क्या है? वाक्य के दो अंग हैं। मतलब जब वाक्य बनते हैं तो उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग उस वाक्य में क्या कहा गया। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। दो प्रकार होते हैं वाक्य के। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मतलब जो वाक्य लिखा गया है, आपके सामने कोई वाक्य है, वो वाक्य हमें क्या अर्थ दे रहा है, उसके आधार पर हम वाक्य को अलग अलग भेदों में बांटते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कहा तुम कल कहाँ थे, तो मैंने क्या पूछा आपसे? प्रश्न किया। वाक्य का अर्थ क्या निकला कि तुम कल कहाँ थे, तो मैंने क्या आपको प्रश्न किया ना, उसका अर्थ क्या निकला कि प्रश्न किया गया है। तो उस हिसाब से ही उसका भेद निकलता है कि जो वाक्य बोला जा रहा है या जो वाक्य लिखा हुआ उसका क्या अर्थ है। उसके हिसाब से जो भेद निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य का अर्थ के हिसाब से आधार पर भेद। दूसरा है रचना के आधार पर भेद। जब हम वाक्यों की रचना करते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो ये 3 आधार पर बनते हैं। तो वाक्य जो है ये 3 आधार पर बनते हैं। उस आधार पर जब हम उसका आगे वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद कहे जाते हैं कि हमने वाक्यों को किस आधार पर लिखा, किस किस टाइप से वो किस किस तरह से वो लिखे गए। उस आधार 3 आधार है वाक्यों को लिखने की, वाक्यों की रचना करने की। उस आधार पर इसका आगे वर्गीकरण होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वाक्य विचार जो विषय है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो करेंगे। धन्यवाद।